नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक। साप्ताहिक सभा के इस विशेषांक में हम लेकर आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहला एग्जिट पोल, और ये एग्जिट पोल किया है मर्टराइज एजेंसी ने। तो इस एग्जिट पोल के लिए 6 और 11 नवंबर को फील्ड वर्क किया गया। 66,000 का इसमें सैंपल साइज था। 31,000 से ज़्यादा पुरुष थे, 19,000 से ज़्यादा महिलाएं थी और 15,000 से ज़्यादा युवा वोटरों से इस सर्वे के लिए बात की गई है। और इस एग्जिट पोल के बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मर्टराइज के संस्थापक मनोज सिंह जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो मनोज जी, हम सीधे ही आंकड़ा खोल देते हैं जो आपने एग्जिट पोल किया है। तो पहले मैं वोट शेयर बता देता हूं अपने दर्शकों को कि एनडीए का जो वोट शेयर है वो 48% है, महागठबंधन का वोट शेयर है 37%। मतलब दोनों में 11% का अंतर है। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब आमतौर पे होता है कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलने जा रही है। जन स्वराज पार्टी, जिस पे सबकी नज़र थी, उसका शेयर आपके एग्जिट पोल के हिसाब से मात्र 5% है, एमआईएम का 1% है और अदर्स का 9% है। तो जब इसको सीटों में बदला गया तो ये साफ हो गया कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है बिहार में। और जो नारा चला है जेडीयू का कि 25 से 30, एक बार फिर से नीतीश। तो जो सीट प्रोजेक्शन मर्टराइज ने किया है वो है एनडीए के लिए 147 से 167, 147 से लेकर 167। महागठबंधन के लिए प्रोजेक्शन है 70 से 90, 70 टू 90। जन स्वराज पार्टी के लिए है 0 से लेकर 2 सीटें, 0 टू 2। एमआईएम के लिए 2 से 3 सीटों का अनुमान है, यानी एमआईएम की सीटें हो सकता है जन स्वराज से भी ज़्यादा आ जाए। और अन्य के लिए 0 से लेकर 5 का अनुमान लगाया गया है मर्टराइज के एग्जिट पोल में। तो मनोज जी, ये इतनी बड़ी जो जीत दिख रही है आपके ओपिनियन पोल में भी पहले लगभग 150 सीटें आप दिखा रहे थे एनडीए के लिए, और अब जो एग्जिट पोल में आंकड़ा आप 167 तक लेके जा रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी जीत का क्या कारण लगता है आपको? देखिए, इस चुनाव में दो मुद्दों पे जो सबसे बड़ा था, महागठबंधन और एनडीए ने फिक्स किया था। एक तो था कि नीतीश कुमार फिर से और विकास के नाम पे वोट मांगा गया था, तो दूसरे ने कहा कि परिवर्तन के नाम से। गठबंधन के लोगों ने समझा नहीं पाए जनता को कि भाई किस लिए बदलाव चाहिए। नीतीश जी बीमार थे, अस्वस्थ थे, इसलिए बदलाव चाहिए था, या नीतीश जी ने काम नहीं किया, बिहार के लिए डेवलपमेंट का कोई चीज नहीं किया, इसलिए उनको विकास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि महागठबंधन के जो सबसे सर्वमान्य नेता थे लालू प्रसाद यादव, आप देखे होंगे कि पूरे चुनाव में गठबंधन के लोगों ने सबसे ज्यादा मैंने सबसे कम इस्तेमाल यदि किसी का किया है तो लालू प्रसाद यादव का किया गया है, क्योंकि उनको हमेशा डर सता रहा था, चाहे तेजस्वी हो चाहे कांग्रेस हो, कि भाई लालू के जो कुशासन की बात थी, जो उस समय के व्यवस्था की बात थी, उस पे हमें जनता का किस प्रकार से मैंडेट मिल सकता है, तो उससे बचने की कोशिश की गई। तो फिर एक लाया गया कि बेरोजगार के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर, पलायन के ऊपर हम लोग इसके ऊपर चुनाव कराएं और इसके लेकर तेजस्वी ने आगे बढ़े। लेकिन दुखदाई ये था कि चुनाव के जस्ट पहले 50 दिनों तक इन लोगों ने एसआईआर के मुद्दों पे चुनाव को ले जाना चाहा। लोगों को बताना चाहिए था कि भाई बेरोजगारी से बेहतर क्या एसआईआर का मुद्दा था। यदि एसआईआर का मुद्दा था तो चुनाव के बीच में आप उसको ड्रॉप किस लिए किए। तो मुझे लगा कि मुद्दों से भटकता हुआ कहीं ना कहीं गठबंधन दिखा और इसका फायदा नीतीश को मिला। और नीतीश के लिए जो सबसे मैंने कहिए कि बेनिफिट था या उनके लिए कहिए कि हथियार साबित हुआ, एक तो उन्होंने 10,000 महिलाओं को दिया। और आप देखे होंगे कि नीतीश जब जब भी चुनाव में आए, निकाय चुनाव में उन्होंने 50% महिलाओं को दिया, उस पर से ड्रेस उन्होंने वितरित किया। आंगनबाड़ी केंद्र के लोगों के लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ इस बार प्लान लेकर आए और 10,000 रुपए दिए। तो महिलाओं का विश्वास पहले से भी नीतीश के ऊपर बना था और इस बार भी बना था। तो महिलाओं ने कहा कि इस बार नीतीश को वोट देकर हमें अपना कर्ज उतारना है अपने ऊपर में, जो नीतीश ने पिछले 20 सालों से हम लोगों के लिए इस तरह का सहयोग या सहायता देते आ रहे हैं। तो महिलाओं ने इस कारण से मुझे लगा कि बढ़ चढ़कर भाग ले रही है अपने नीतीश को, जो उनके सर्वमान्य नेता के रूप में थे महिलाओं को। और महिलाओं के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज था वो सुरक्षा की भावना थी, जो नीतीश ने उस सुरक्षा को प्रदान किया था। और बिहार में महिलाएं उनको लेकर सुरक्षित थी। जैसे शराबबंदी उन्होंने किया, बहुत सारे ऐसे भी उसमें प्रकरण हुए जहां पे लोगों क्योंकि मृत्यु भी हुई काफी, लेकिन इसके बाद भी महिलाएं कहती हैं कि रोड पे दारू पीकर या शराब पीकर
किसी तरह के हंगामे होते हुए हम लोगों ने शराबबंदी के बीच में नहीं देखा। तो आप ये कह रहे हैं मनोज जी कि बहुत बड़ा कारण महिलाओं का है, जो दिख भी रहा था ग्राउंड में कि महिलाओं का वोट बड़े पैमाने पर एनडीए के पक्ष में जा रहा है। अब हम पार्टी वाइज आपका जो प्रोजेक्शन है वो ये देख लेते हैं एक बार मनोज जी। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर आपने दिया है 19, सीटें बताई है 65 से 73। जनता दल यूनाइटेड के लिए आपने वोट शेयर दिया है 20%, मतलब वो 1% अधिक है भाजपा से, और सीट शेयर उनको दिया है 67 से 75। मतलब ये हुआ साफ साफ कि पहले नंबर की पार्टी बनने जा रही है जेडीयू, अगर आपका आकलन है, भले ही मामूली अंतर से, लेकिन बीजेपी से वो थोड़ा आगे हो सकती है, जबकि पिछले चुनाव में उनको मात्र 43 सीटें मिली थी, 43 सीटें मिली थी। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को आप 2% वोट शेयर बता रहे हैं और 4 से 5 सीटों का अनुमान है। लोक जनशक्ति पार्टी को 7 से 9 सीटों का अनुमान है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 से 2 सीट का अनुमान है। कुल मिलाकर एनडीए के खाते में 147 से 167 सीटें जाते हुए दिख रही है। तो ये वापस क्या यही कारण है कि बीजेपी, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था मनोज जी कि माना गया था कि जेडीयू कमजोर कड़ी साबित होगा, उसको ज्यादा सीटें दे दी बीजेपी ने, और जबकि जेडीयू का ही परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो अब दोबारा हम देख रहे हैं कि नीतीश जी अपने पुराने रंग में लौट आए, या जेडीयू का भी स्ट्राइक रेट बल्कि थोड़ा बेहतर ही लग रहा है, 20% वोट शेयर मिल रहा है, दोनों तो बराबर बराबर सीटों पर लड़ रहे हैं। तो जेडीयू इस बार वापसी कर रहा है और बीजेपी थोड़ा पीछे रह गई है। के 2-3 चीजों पे मैं बोलूंगा कि जेडीयू ने इस बार चुनाव बहुत ही तरीके से, बहुत संगठित रूप से चुनाव लड़ा है। अपने कैंडिडेट सिलेक्शन में बहुत उसने ध्यान दिया है और लोगों को जिसको भी टिकट दिया वो बड़ा संभल कर और बड़े अच्छे तरीके से दिया और चुनाव में उसी तरीके से प्रचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो सेकंड फेज की ही बात करते हैं कि आप देखिएगा कि जो शाहाबाद वाला एरिया है, जैसे कैमूर का है, कैमूर का एक भभुआ सीट था जहां पे ब्राह्मण बहुल माना जाता है कि वहां ब्राह्मण ज्यादा है, और उसी तरीके से मोहनिया पे है, तो वहां पे किसी तरीके के ब्राह्मणों का नहीं देना वहां पे एक बहुत बड़ा नाराजगी का कारण बना। तो इसीलिए मोहनिया कहिए, भभुआ कहिए, चैनपुर कहिए या रामगढ़ कहिए, ये चारों सीटें फंस गई इनकी। फिर चले जाइए आप रोहतास जिला में, जहां पे आप करहगर देखिएगा, चैनपुर देखिएगा, काराकाट देखिएगा, सासाराम देखिएगा, डीडी ऑनसोन देखिएगा। तो मैं तो हर बार बोल रहा था कि इनकी उपेंद्र कुशवाहा की जो सासाराम उनकी पत्नी खड़ी थी, तो सीट पे खतरा है। लेकिन आज जिस तरीके से जो कास्ट बेस्ड पोल कहा जाता है कुर्मी कोयरी का, तो सासाराम का जो विधानसभा है वहां पे कुर्मी कोयरी का बड़ा एक वोट शेयर है। तो लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुझे लगता है कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी लास्ट आवर में वो चुनाव जीतते हुए दिख रही है। तो फिर काराकाट में ज्योति सिंह ने कितना वोट काटा है उस पर डिपेंड करता है कि एनडीए फोल्डर में क्या स्थिति बनती है। तो ये सब चीजों का, सीटों का बंटवारा जो एक एक करके हुआ है बीजेपी के तरफ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे, और पिछले कई चुनावों में आपने देखा है कि बीजेपी की सीटें कम हुई है तो सिर्फ अपने प्रत्याशियों के चुनाव में जो गड़बड़ियां थी वो थी। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी बात थी, मैं एनडीए फोल्डर पे कहूंगा कि अपने जितने भी सहयोगी पार्टी थे और जिनको अलायंस कहते हैं, बड़ा तालमेल बनाकर इस बार चुनाव उन लोगों ने लड़ा है। और छोटी छोटी चीजों पे भी बीजेपी के बड़े संगठन के बड़े नेता जो संगठन में थे, उन्होंने उसको दूर करने की तत्कालिक कोशिश की है। इसलिए जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं का उस तरीके से बिखराव नहीं दिखा। वहीं अब हम महागठबंधन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी और तेजस्वी में दूरियां बढ़ते जा रही थी चुनाव जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। क्योंकि मुझे एक चीज लगा कि तेजस्वी ने जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था और अपने घोषणा पत्र में उन्होंने घोषित भी किया था कि हम सारे बिहार के हर घर से एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। हो सकता है वो चुनावी मुद्दा होता है। कांग्रेस के पार्टी के राहुल गांधी जब उनके साथ मंच पे आए चुनाव प्रचार में, तो उन्हें तेजस्वी का हाथ उठाकर कहना चाहिए था कि भाई इनकी जो घोषणा की गई है बेरोजगारी के मुद्दे पर, हम उनके साथ हैं और जब भी सरकार आएगी हम इनके साथ तालमेल मिलाकर बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है। तो कहीं ना कहीं तालमेल में भी कमी आई। सीटों को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ, जिस तरीके से मुकेश सहनी ने दबाव बनाया अपने आप को उप मुख्यमंत्री घोषित करवाने के लिए, तो ये सारा चीज दर्शाता था कि कहीं न महागठबंधन में कहीं बिखराव दिख रहा था। संगठनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं थे, मुद्दे विहीन होते जा रहे थे। और वहीं एनडीए फोल्डर काफी हद तक अपने आप को समेटते गया चुनाव जैसे जैसे समाप्ति की ओर गया। जी, तो मनोज जी, जो कि गठबंधन की बात कर ली और हमने महागठबंधन की पार्टी वाइज हमने सीटें नहीं बताई थी, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल को 21% वोट मिल रहा है मैट्राइज के मुताबिक, और 53 से 58 सीटें आ सकती है।
कांग्रेस को 7% वोट मिल रहा है, उसकी सीटें घटकर 10 से 12 हो सकती है। सीपीआई-एमएल को, जिसका पिछली बार अच्छा प्रदर्शन रहा था, उसको 6% वोट शेयर है और 5 से 8 सीटें मिल सकती है। सीपीआई को 1% वोट है, 2 से 3 सीटें मिल सकती है। सीपीएम को जो है अगेन 2 से 3 सीटें मिल सकती है और वीआईपी, जिसका जिक्र अभी आपने किया, उसको 1 से 4 सीट मिल सकती है, 1% वोट मिल रहा है उसको। कुल मिला के महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए को 147 से लेकर 167। तो मनोज जी, अब मैं आता हूं जनसुराज पार्टी पर, जिसकी बड़ी चर्चा है। आपका पोल कह रहा है कि उनको 5% ही वोट मिल सकता है और सीटें मिलेंगी, हो सकता है 0 मिले या 2 मिले। तो ऐसा क्यों हुआ जब इतना हवा बना दी प्रशांत किशोर ने, लेकिन वोट 5% ही मिल रहा है, मतलब 100 में से सिर्फ 5 ही वोट मिल रहा है उनको? प्रशांत किशोर जी के लिए दो तीन चीज जो मुझे लगता है कि निगेटिव गया। एक तो उनका चुनाव नहीं लड़ना, लोगों में एक गलत मैसेज चला गया। और जब आप चुनाव नहीं लड़े और ये कहते हुए नहीं आपने चुनाव लड़ा कि मुझे 243 सीटों पे अपने आप को फोकस करना है और मैं कोशिश करूंगा कि चुनाव के बीच में वो 243 सीटों पे मैं प्रचार खुद करूंगा। लेकिन चुनाव में इस तरीके से कोई उनके अंदर टारगेट नहीं दिखा कि हमें किस तरीके से अपने कैंडिडेट को जिताएं। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जो उनके अंदर जो उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ था, जो कहा जाता था कि भाई ये नए चेहरे लेकर आएंगे, लेकिन उस तरह का कोई दिखा नहीं। नए चेहरे वही था कि ये दूसरे पार्टी से जुड़े थे और उस पार्टी से उस कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, इनके साथ उनका जुड़ाव होना। तीसरी जो सबसे बड़ी कमी दिखी कि जो इन्होंने बड़े बड़े अपने व्यवहारिक रूप से लोगों को नाराज करना शुरू किया, अपने कार्यकर्ताओं को नाराज करना शुरू किया, जो कि बाद में जाकर ये वोट बिखराव देखने को मिला। और ये दो तीन कारण थी कि उनमें था पलायन का। इन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया कि भाई बिहार से हम पलायन को रोकेंगे। मैं मिलिंद जी, प्रशांत किशोर जी से भी ये पूछना चाहता हूं, उन्होंने बिहार क्यों छोड़ा था? नौकरी बिहार में नहीं मिला इस कारण से या बेटरमेंट के लिए? पलायन हमेशा होता है अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। तो पलायन को मुद्दा किसी भी स्टेट में, गुजरात से ज्यादा कहीं पलायन नहीं हुआ, महाराष्ट्र से ज्यादा कहीं पलायन नहीं हुआ, पंजाब तो पूरे जाकर कर्नाटक। तो लोग अपने बेहतरी के लिए कहीं ना कहीं दूसरे जगह जाते हैं कि हमें करें। बिहार के लिए जो सबसे बड़ा पलायन का जो मुद्दा था कि भाई जो लेबर क्लास थे उनको हम किस तरीके से स्थापित करें। एक ठोस इनके पास कोई प्लान नहीं था जिसको लेकर आते और ये बताते, बस उनका यही कहना था कि भाई हम आएंगे तो दूर करेंगे ना, और आप देखिएगा हम कैसे करेंगे। लोग ये देखना नहीं चाहते हैं, जो मिल रहा है उसको पाना चाहते हैं। और वही कारण था कि एक बार उनके अंदर झुकाव दिखा, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वो बिखरता चला गया। दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर जी के पास जो भी वोट परसेंटेज आया वो अदर से आया और एनडीए फोल्डर से आया, यानी फॉरवर्ड क्लास का झुकाव इनके तरफ ज्यादा देखा। जो जबकि ये बार बार कहते थे कि भाई हम जाति आधारित पॉलिटिक्स करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ, लोगों का चुनाव जब अपने प्रत्याशियों को किया, तो उसमें काफी उन्होंने ध्यान रखा कि किन किन जातियों को कैसे कैसे प्रतिनिधित्व देना है। और उसी हिसाब से इनके लोगों ने बताया भी कि भाई हमने इस जाति को इतना फोकस कर कर, चूंकि इनकी जितनी जाति उतनी भागीदारिता की बात जो हुई थी उसको हम अपना रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें थी कि प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। तो सबसे आखिर जी, हम लोग रीजन वाइज बात कर लेते हैं, जो आपने क्षेत्रवार आंकड़ा दिया है। तो अंगिका प्रदेश में 30 सीटें हैं। मैट्रिक्स का अनुमान है कि यहाँ 20 से 23 सीटें मिल सकती है एनडीए को, जबकि महागठबंधन को मिलेगी 7 से 10। भोजपुर में 67 सीटें हैं। मट्राइस का अनुमान है कि 37 से 42 सीटें मिल सकती है एनडीए को और महागठबंधन को 20 से 25। मगध क्षेत्र जहां पर 51 सीटें हैं, मट्राइस का अनुमान है कि 30 से 35 सीटें एनडीए को मिल सकती है, जबकि महागठबंधन को 17 से 22 सीटें मिल सकती है। मिथिलांचल में 71 सीटें हैं, उसमें से 50 से 55 सीटें जो हैं एनडीए को मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 18 से 23। और सीमांचल, जहां पिछली बार भी महागठबंधन को नुकसान हुआ था, इस बार भी वो नुकसान में ही दिख रहा है। कुल 24 सीटें हैं। एनडीए को 10 से 12 सीटें मिल सकती है, जो कि पिछली बार के बराबर लग रही है। महागठबंधन को 8 से 10, जबकि अन्य जो है वो 2 से 3। तो मनोज जी, मेरी क्षेत्रवार समझ तो उतनी नहीं है, लेकिन क्या इसमें कोई उलटफेर हुआ है पिछली बार के मुकाबले? जैसे मगध में शायद पिछली बार महागठबंधन आगे था, इस बार पीछे चला गया है।
देखिए, पिछली बार जेडीयू का जो था सबसे खराब परफॉर्मेंस था, और जहां जहां जेडीयू का खराब परफॉर्मेंस हुआ था, हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके थे कि उसके लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह था, वो था एलजेपी का बाहर होकर चुनाव लड़ना। जी। और जैसे एलजेपी के साथ इनका जुड़ाव हुआ, जो एनडीए फोल्डर का था, जो संगठनात्मक रूप से काम किए, तो अच्छे तरीके से काम करते हुए जेडीयू को उसमें ज्यादा फायदा होते हुए लगा, चूंकि एलजेपी ने जो वोट काटा था, आज के डेट में एलजेपी इनके साथ में है, तो वोट जो उनका नुकसान हुआ तो उसको पाए हुए। आरजेडी के लिए जो सबसे बड़ा बेस था, जैसे कैमूर था, रोहतास था, औरंगाबाद था, शाहबाद, और उधर से आ जाइए आप सीमांचल के एरिया को, जहां पे इनको वोट गेन होता है। लेकिन सीमांचल में इनके लिए सबसे बड़ा दुखदाई जो है एआईएमआईए का है। लोग आज बोलते हैं कि भाई एआईएमआईए 4 सीटें नहीं लाएगी, 5 सीटें नहीं लाएगी, जो पिछली बार हुआ था। मैं कह रहा हूं कि एनडीए चाहती भी नहीं है कि वो सीट लेकर आए। वो तो इतना चाहती है कि ओवैसी जी जहां भी अपने कैंडिडेट खड़ा करें, और जहां 60% या 40% मुसलमान है, उन मुसलमानों में से मात्र 10% वोट या 10,000 वोट काट लें तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे समीकरणों के आधार पर देखा जाए, और तेजस्वी मुझे लगा कि चुनाव में अकेला पड़ गए थे, मुकेश सहनी के साथ तालमेल नहीं था, कांग्रेस का अपना तालमेल नहीं था, तो जहां जहां चीजें थी उनके गठबंधन में नुकसान होता गया। अब सोचिए कि 61 सीटों पे लड़कर कांग्रेस के लोग आज भी नहीं बता पाते, हम लोग तो 10 सीट तक दे रहे हैं कि वो आ सकते हैं, 10 से 12 सीटें, लेकिन कांग्रेस के लोग आज भी बताने की स्थिति में नहीं है कि हम किन सीटों पर जीत रहे हैं। और सेकेंड फेज में तो राहुल गांधी का एकदम पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ देना, ये बड़ा दुखदाई था, और यही कारण है कि महागठबंधन में सीटों का नुकसान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी। हमारे साथ जुड़े थे मेट्राइज के संस्थापक मनोज सिंह जी। पहला एग्जिट पोल आप देख रहे हैं न्यूज़ तक पे, जिसके मुताबिक एनडीए दोबारा सरकार बनाने जा रही है। 147 से 167 सीटें उनकी आ सकती है, जबकि महागठबंधन काफ़ी दूर रह जा सकता है, 70 से 90 सीटें आ सकती है। लेकिन दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि ये एग्जिट पोल है, ये रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट आप 14 नवंबर को देख सकते हैं न्यूज़ तक पर, उसका हमें अभी भी इंतज़ार करना चाहिए। एक बार फिर से साप्ताहिक सभा का यह विशेषांक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।